हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार एसआरएस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 4। तो आई थिंक आपने लेक्चर 1, 2, 3 ले लिया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है स्टेट पे, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, किस तरह टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टेट मैटर की चेंज होती है और किस तरह प्रेशर चेंज करते हैं मैटर का स्टेट चेंज होता है। ये सब डिस्कस कर लिया था। आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लेटेंट हीट। क्या स्टार्ट करेंगे? लेटेंट हीट। तो सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं। द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of substance is called its latent heat। जरा भावनाएं समझो, माहौल समझो, क्या कह रहा है ये। The heat energy which has to be supplied, वो एनर्जी ना which has to supply to change the state of a substance, वह एनर्जी जो सब्सटेंस का स्टेट चेंज करती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। जरा फिर से समझो, वह एनर्जी जो सब्सटेंस का स्टेट चेंज करती, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड या गैस से लिक्विड। बात समझे? जैसे समझो आपने एक सॉलिड है कोई, ठीक है, उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या होगा? उस सॉलिड का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। सबसे पहले क्या बढ़ेगा? जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ये सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ गया। एक टाइम ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सॉलिड चेंज होने लगेगा लिक्विड में। किस में चेंज होने लगेगा? लिक्विड में। अब ये लिक्विड में चेंज होने लगेगा तो उस समय पता क्या होगा? हम बता रहे हैं, जो एनर्जी होगी वो कहां खर्च होने लगी होगी? वो एनर्जी खर्च होने लगी होगी उसके सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज करने में। तो उस पर्टिकुलर एनर्जी को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। बात समझो, वो एनर्जी जो कोई सब्सटेंस अब्जॉर्ब करता है अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज करने में, उसी को ही बोलते हैं लेटेंट हीट। अभी आगे और समझाएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर से समझ लो। द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। वह एनर्जी जो सप्लाई की जाती किसके लिए? जो चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो स्टेट का सब्सटेंस का स्टेट चेंज करता है। जहाँ सेकेंड पॉइंट देखो, लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। ये मस्ट पॉइंट है। देखो हम बात कर रहे हैं, इसमें ये कहना चाह रहा है लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर बट लेटेंट हीट ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये लाइन बहुत मस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या बोला था? हमने अभी बिल्कुल एक बात बोली थी। वो बात हमने ये कहा था कि हम ये मान लो हमारा सॉलिड है, ठीक है, इस पे हम हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। हीट देंगे तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। अब क्या आएगा? एक टाइम ऐसा आएगा, ये सॉलिड क्या हो जाएगा? ये सॉलिड पिघलना स्टार्ट कर देगा, बेसिकली मेल्ट स्टार्ट कर देगा, बेसिकली मेल्टिंग होने लगेगा। मेल्टिंग में क्या होता है सर? मेल्टिंग में होता है सॉलिड अपना लिक्विड में स्टेट चेंज करता है, और जिस पॉइंट पे ये सॉलिड से लिक्विड बदलना स्टार्ट करता है उसी को तो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बताए थे ना। अब देखो क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट के टाइम होता क्या है? जैसे ही ये टेम्परेचर उसके इस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, ये पिघलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी भी हम हीट दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे पिघलना पहुंचेगा, इस सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना बंद हो जाएगा। क्या कह रहे हो सर जी? यही कह रहे हैं। हीट तो हम दे रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन ये जो सब्सटेंस है सॉलिड, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। क्यों? वो जो एनर्जी दे रहे हैं वो खर्च हो रही किसमें? सॉलिड से लिक्विड को बदलने में। और ये टेम्परेचर कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक वो सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में बदल नहीं जाएगा। तो जितना भी ये टेम्परेचर या जो एनर्जी हम दे रहे हैं इस दौरान, जिस दौरान सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है, उस समय उस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उसी हुई हीट को या उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट।
जरा बात करते हैं। ये तो होगा सॉलिड। अब कैसे आप समझोगे? जैसे आप क्या करो, वाटर लो, ठीक है, वाटर ले लो, ले लिया, ठीक है, हम बात समझ रहे हैं। मे बी क्या करो, वाटर में थर्मामीटर डाल दो, थर्मामीटर मान लो शो कर रहा है आपका 25, ठीक है, उसने जो रीडिंग की शो की है जो भी है, ठीक है, मान लो लेट सपोज रीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर मेजर किया 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको हीट करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही पानी को हीट करना स्टार्ट करोगे, वो हीट, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा थर्मामीटर का, ठीक है, थर्मामीटर का टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और देखना 100 डिग्री सेल्सियस के बाद थोड़ी देर तक टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया? भाई हीट तो अभी भी हम कर रहे हैं, हमारा बर्नर अभी भी जल रहा है, गैस अभी भी जल रही है, जिससे भी आप हीट कर रहे हो, ठीक है, मान लो हम लोग गैस पे हीट कर रहे हैं, हीट तो प्रोवाइड हो रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर लिक्विड का, उस वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। पता क्यों? क्योंकि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचता है तो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर जाता है। क्या स्टार्ट कर जाता है? बॉईल, वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर जाता है। अब बॉइलिंग में होता क्या है बाबू? बॉइलिंग में होता है जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में बदलता है, बेसिकली उसका वेपराइजेशन होने लगता है, वेपर्स में जाता है। अब ये स्टेट चेंज कर रहा है, तो अब क्या कर रहा है, वो जो भी हीट प्रोवाइड कर रहा है वो अपन, उसका टेम्परेचर खुद नहीं बढ़ रहा है, वो सारी हीट जो खर्च हो रही है, वो सारी हीट एनर्जी जो खर्च हो रही है, वो लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट को चेंज करने में खर्च हो रही है। बात समझ रहे होगे कि नहीं? वो दिखाई नहीं पड़ती है। लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। देखो, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, इसका मतलब ही होता है हिडन। तो यही होता है लेटेंट हीट। समझ में आ रहा कि नहीं? द एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। आई थिंक समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, एनर्जी कहां जाती है? ये रख लेता है एनर्जी, तो जाती कहां है? देखो अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। एवरी सब्सटेंस हैज सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल विच होल्ड देम टुगेदर। वाह, क्या बात कहे हैं सर। देखो, हर एक सब्सटेंस क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है। देखो, हर सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। अब क्या करता है, जब कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड में आता है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो टूटते हैं, वो कमजोर पड़ते हैं। तो जो एनर्जी जो बचती है, जो बेसिकली यूज होती है स्टेट चेंज, वो क्या करती है, वो जो अट्रैक्शन है उनको तोड़ने का काम करती है, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करती है। समझ में आया कि नहीं? इसे ही बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इसीलिए यूज होती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करती है। अगर मान लो सॉलिड गैसेस से लिक्विड में आ रहा है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के काम आती है। बेसिकली समझ रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में खर्च होती है, या तो स्ट्रॉन्ग करती है या तो तोड़ती है। अगर हम हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो वो तोड़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करती है, ठीक है, उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करती है, जिससे वो स्टेट चेंज कर सकें। इसीलिए वो पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ने के बजाय वो सारी एनर्जी कहाँ खर्च होती है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कम करने या उनको बढ़ाने में खर्च होती है। जरा देखो नेक्स्ट पॉइंट समझो, उससे और क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नाउ इफ ए सब्सटेंस हैज टू चेंज इट्स स्टेट, अगर किसी सब्सटेंस को अपना स्टेट चेंज करना है, देन इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। बात समझो, अगर किसी सब्सटेंस को क्या करना है, स्टेट चेंज करना है, तो ये जरूरी है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे ब्रेक करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तुम समझा ही रहते हैं लेक्चर 1, 2, 3 में यही सब समझाए हैं कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तभी ना पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। अब जब दूर दूर जाएंगे तभी ना स्टेट चेंज हो जाए। सॉलिड में सबसे पास सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैसेस में बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर हमें लिक्विड से गैसेस में जाना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम करना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो और कम करना पड़ेगा। बेसिकली खेला क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ही डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस हमारा लिक्विड स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा या फिर सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है ना। तो वो सारी एनर्जी जो हमारी जाती है लेटेंट हीट की वजह से, वो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है या ज्यादा करती है। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ रहे हो? पक्का? ठीक है, ये चारों पॉइंट अभी तक डिस्कस करिए, समझ लो। ठीक है, चलो एक और पॉइंट देखो, ये क्या कह रहा है। चलो देखो, द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। बात समझिए क्या कह रहा है। जो लेटेंट हीट है वो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज बढ़ाता है। बात समझो, ये दो मॉलिक्यूल है हमारे, दो मुट्ठी है, दो मॉलिक्यूल है, ये पास पास में है। ठीक है, सपोज कर लो ये पास पास में, तो इसको हीट करना दिया, हीट करना स्टार्ट किया तो ये पार्टिकल्स की क्या हो रही, एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक टाइम क्या आएगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। मेल्टिंग का टाइम क्या होगा, या अब उस समय क्या होगा, क्या होता है, पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने लगते, तो वो एनर्जी क्या करती है, खाली इनके फोर्सेस को कम कर देती है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इनको कम कर देती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन आ जाना, ये पार्टिकल दूर दूर भागने लगेंगे। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती है, बस इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मजबूती है बीच में वो कम कर देती है, बस। ठीक है, अब फर्दर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे इसके बाद, तब इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। समझ में आ रहा कि नहीं? तब आपका थर्मामीटर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से समझो। देखो, ये आपके मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली बता रहा है, ये देखो, अब इससे समझने की कोशिश करो। ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ में आ रहा कि नहीं? देखो एक मिनट, तुम ऐसे ना समझो। ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हमने एनर्जी दी, तो ये जो लेटेंट हीट के टाइम होता क्या है, ये खाली ये जो फोर्सेज है ये कम कर, देखो ये टाइट फोर्सेज है और इनको ये कम कर दिया इसने, बस इतना काम करता है। अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगा, इनका मोशन नहीं बढ़ाएगा, मतलब ये बस फोर्सेज जो ये पास पास ये मतलब मजबूत फोर्स था इनको कम कर दिया। ठीक है ना। अब जैसे ही हम और एनर्जी देंगे इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये जो मॉलिक्यूल है ये दूर दूर चले जाएंगे। बात समझे कि नहीं? तो ये वही पॉइंट हम बताना चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे कि ये जो बताया था, लेटेंट हीट डज नॉट increase the kinetic energy of the particle of substance, the temperature of a substance does not rise during the change of state। तो उस समय at particular time पे जब ये state change कर रहा होता है तब टेम्परेचर नहीं बढ़ता उस सब्सटेंस का। तो ये थे हमारे कुछ 5 पॉइंट किसके बारे में, लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, अब देखो फिर से समझो, क्या अभी तक बताया इंपॉर्टेंट है ये लेटेंट हीट। इसको समझ गए तो आगे के सारे टॉपिक समझ में आएंगे, फिनोमिना आपके क्या हो रहा है। ठीक है, आगे जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आप समझ पाओगे। बस अभी हम जो कहना चाह रहे हैं आप वो समझो पहले क्या बात है। देखो, हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। वह एनर्जी जो स्टेट चेंज करने में यूज होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। पहला पॉइंट तो ये कह रहा है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपको कह रहा है लेटेंट हीट डज नॉट रेज, क्या कह रहा है दूसरा, लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वो जो हीट है वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उनको कम करने में यूज हो जाती है, उनको कम करने में यूज हो जाती है, इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। लेटेंट हीट ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन जो लेटेंट हीट वही होती है जो स्टेट चेंज करने के लिए सप्लाई की जाती है। बात समझ गए? बहुत क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, एवरी सब्सटेंस हैज सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल व्हिच होल्ड देम टुगेदर। हर सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उसको साथ में पकड़ के रखता है। समझे? साथ में पकड़ के रखता है, जोड़े रखता है। वो अट्रैक्शन तोड़ देंगे फिर उनको पास या दूर हम ला सकते हैं। अगर वो अट्रैक्शन तोड़ देंगे, जो भी है, कम है ज्यादा है जैसा भी है, वो अगर तोड़ देंगे तो उनको पास या दूर लाया जा सकता है। समझे? मान लो हमको जंजीर से बांध दिया गया है तो हम तो एक बंधे हुए हैं ना, हम वो जंजीर तोड़ दो तो हमको पास भी ला सकते हो, दूर भी ला सकते हो, जैसा अपनी इच्छा के अनुसार जहां भी ले जाना हो। उसके लिए अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। लेटेंट हीट का बस इतना काम है, वो जंजीर तोड़ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करना।
ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनको कमजोर करना, बस इतनी सी बात है, कमजोर करना। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट ये, नाउ इफ सब्सटेंस हैज टू बी चेंज इट स्टेट्स देन इट्स नेसेसरी टू ब्रेक दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। किसी भी स्टेट में ले जाओ, चाहे सॉलिड से लिक्विड, चाहे लिक्विड से गैस, चाहे गैस से सॉलिड, फिर चाहे गैस से लिक्विड में लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें स्टेट चेंज करने के लिए अट्रैक्शन तोड़ना ही पड़ेगा। बात समझे कि नहीं भाई, जब टूटेगा ना तभी तो नया नया अट्रैक्शन बनेंगे। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मस्त पॉइंट है। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। भैया जी ये काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाते हैं, जैसे कैसा हीट देंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी, काहे नहीं बढ़ेगी, हम बता रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में चली जाती है। बात समझे कि नहीं, पक्का। हाँ, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कभी भी देखना, आप चाहो तो चेक कर लेना, जब पानी उबल रहा हो ना, पानी जब उबल रहा हो तो थर्मामीटर डालिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही थोड़ी देर के लिए बना रहेगा। पानी का टेम्परेचर अब नहीं चेंज होगा, अब चेंज पता क्यों, क्योंकि वो स्टेट चेंज कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। सारा एनर्जी कहाँ खर्च हो रहा है, हाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में खर्च हो रहा है। और टेम्परेचर कहाँ का चेंज हो रहा होगा, जो मॉलिक्यूल जो गैस में बन रहे हैं उनका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं। बहुत अच्छे से कोशिश की समझाने की, आगे अगर और ज़्यादा फिनोमिना जब एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए ज़्यादा डिस्कस किया। अब देखो कितने टाइप का होता है लेटेंट हीट। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बात समझो। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहला टाइप होता है, दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है, बात समझना। देखो डेफिनेशन देखो, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस खत्म। अब लेटेंट हीट तो वो हीट होती है जो स्टेट चेंज करने में सप्लाई की जाती है। अब मान लो कोई सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है तो हम लोग उस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस लेटेंट हीट का मतलब वही है। अगर सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस इतनी सी बात समझो, ठीक है। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर दूसरी भाषा में देखो, ये एक सिंपल भाषा में हमने समझा दिया। इन अदर वर्ड्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड, ऑब्वियस सी बात है भैया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसका होगा, सॉलिड का होगा ना। सॉलिड लिक्विड में बदलता है, लिक्विड में थोड़ी बदलता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, सॉलिड का होगा। तो इन अदर वर्ड्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड is the quantity of heat in joules required to 1 kilogram of the solid to liquid without any change in temperature। ये थोड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, लेकिन चिंता ना करो, एक एक चीज समझाऊंगा। अभी देखो हम बता रहे हैं, एक एक लाइन का मतलब समझाते हैं तुमको, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। हम है तो चिंता नहीं है। तो क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड, तो यहां तक बता दिया था, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। ये जूल्स क्या है, जूल्स होता है एनर्जी का यूनिट। जैसे वजन का होता है किलोग्राम, 250 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही यूनिट जो हीट का होता है, जो एनर्जी का होता है, जूल्स होता है, ठीक। आगे आप डिस्कस करेंगे, और फिजिक्स में आपको यूनिट डायमेंशन में पढ़ाया भी गया होगा। नहीं पढ़ाया जाएगा तो आगे जब आपका एनर्जी वाला चैप्टर आएगा उसमें बताया जाएगा। अभी आप समझो कि जो हीट को हम लोग तौलते हैं, मेजर करते हैं, वो जूल्स में मेजर करते हैं, समझे। तो द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स टू रिक्वायर्ड कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट, देखो कितना मस्त है। मान लो हमने 1 किलो ले ली बर्फ, क्या ले ली, बर्फ। बर्फ मतलब आइस, आइस मतलब आइस, ठीक है। 1 किलो आइस ली, उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने जूल एनर्जी की जरूरत होगी उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं समझे। अब देखो लास्ट लाइन लिखी, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। अरे भैया लेटेंट हीट के लिए टेम्परेचर तो वैसे भी चेंज नहीं होता है। जब बर्फ आपका लिक्विड में बदल रहा होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। क्यों, वो तो लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का काम क्या क्या है, अट्रैक्शन तोड़ना। क्या काम है, अट्रैक्शन तोड़ना। कौन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। समझ रहे हो ना,
पक्का नहीं झेलोगे, नहीं झेल रहे होगे, फिर से समझो। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, जो हीट की क्वांटिटी है जूल्स में, टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितने जूल हीट का जरूरत होगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा है? उस सॉलिड की, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। भाई लेटेंट हीट जब सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर में वैसे भी चेंज नहीं आता है, ये भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब नहीं भी ऐड करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, बात समझे? अब आपको स्कूल में जो पढ़ाया जाए आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो देखो एग्जांपल दिया गया है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब देखो आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी है, ये है 3.34 इंटू 10 की पावर 5 है बेटा, ठीक है, 10 की पावर 5 जूल पर केजी। अब ये देखो इसकी लेटेंट हीट की यूनिट क्या होगी, पर केजी। क्यों होगी बेटा, क्योंकि यही बता रहा है कि 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल एनर्जी दोगे 1 किलो आइस को वाटर में या लिक्विड में चेंज करने के लिए। 1 किलो आइस को अगर लिक्विड में चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है, इतनी, कितनी, 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये हो गई लेटेंट हीट ऑफ आइस, कितनी, 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। पर केजी क्यों है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो 1 केजी को चेंज करने के लिए तो पर केजी आ जाएगा, पक्का। तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या हो गया बाबू, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा बेटा? चलो बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करके सुनना, समझ में आ जाएगा पक्का। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, अभी आगे और समझाएंगे। टेंशन नहीं लेने का, बार बार सुनने का और एकदम समझने का कोशिश करने का, ठीक है। हाँ पक्का। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भाई है कौन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कौन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर फ्यूजन समझ में आया होगा तो वेपराइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है देख लो, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाह क्या बात बोले सर जी, आप तो मस्त हो एकदम। हाँ मस्त ही। देखो लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए लिक्विड इनटू वेपर, एक देखो अब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये वेपराइजेशन ही हुआ ना प्रोसेस, बॉइलिंग या वेपराइजेशन सेम थिंग। हाँ यार पिछले लेक्चर में शायद हमने बोल दिया था कि वेपराइजेशन और बॉइलिंग सेम चीज नहीं, सेम चीज होती है, वो इवेपोरेशन होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग सेम थिंग होता है, सेम चीज होता है। जो अलग होता है वो इवेपोरेशन होता है, वो अपने आप होता है, हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। बात समझो, चलो इधर आओ। लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब देखो द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए लिक्विड, एक लिक्विड को जितना हीट चाहिए होता है किसमें, वेपर में जाने के लिए, उसी को ही बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जिस तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है। चलो देखो अब मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं, जैसे उसमें देखी थी। क्या है, कुछ नहीं है, 1 किलो लिक्विड आ जाएगा, खत्म। हमसे पूछो the other word, the latent heat of vaporization of liquid is the quantity of heat in joules। देखो वही बात है, quantity of heat in joules, joules में हीट की क्वांटिटी, ठीक है। required to convert 1 kilogram of liquid to vapors or gas without any change in temperature। बस 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितने जूल एनर्जी चाहिए होती उसी को ही बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस खत्म। 1 किलो पानी लो, एक जग में 1 किलो पानी लो, उसको गर्म करो, जितना एनर्जी उसको लिक्विड से गैस में बदलने के लिए चाहिए होगी वही उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाती है। पानी की, वाटर की, देखो दिया भी गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10 की पावर 5 है, ठीक है। क्या है, इंटू, एक मिनट, इंटू 10 की पावर 5, 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। ये है, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है ये, ठीक है। मैं आपको बताया 10 की पावर 5 है, ठीक है ना। तो जिस तरह आइस का लेटेंट हीट है ये आपका वाटर का हो गया, ठीक है, या लिक्विड का, ये इस वाटर का ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी समझ में आया होगा, आराम से टर्मिनोलॉजी समझते चलो। हम इसका भी यूज क्या है हमारी लाइफ में, या कैसे आंसर्स करेंगे आगे और अभी पता चलेगा, ठीक है।
एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक चीज समझने का कोशिश करो। हम बहुत आसान से और बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है। हमें पता है आप लोग ये सब चार टर्म पहली बार सुन रहे हो, तो ये पहली बार सारे टर्म सुन रहे हो, इसीलिए उसी तरह हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। बाई चांस कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आता है, तो लेटेंट हीट पूरा समझ में आ गया होगा। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, पूरा उसमें क्या क्या होता है। बेसिकली टेम्परेचर चेंज नहीं होता लेटेंट हीट के टाइम। ये क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज करता है। काइनेटिक एनर्जी ना तो कम करता है ना ज्यादा करता है, बस फोर्सेस चेंज करता है, इसीलिए उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। बस ये सारी कुछ मेन पॉइंट ध्यान रखो। ओके चलो अब आ जाते हैं एक नया टर्म। क्या है आपका नया टर्म, है आपका क्या, सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस। चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। वाह, कुछ सॉलिड होते हैं, जैसे क्या होता है हमारे अभी तक क्या दिमाग में चलता था कि एक सॉलिड है, उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में जाएगा, फर्दर हीट करेंगे तो सॉलिड में जाएगा। बेसिकली सॉलिड पहले लिक्विड में जाता है, फिर वेपर में जाता है या गैसेस में जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनको हीट करने पे वो सॉलिड से सीधे वेपर में चले जाते हैं, सीधे गैसेस में चले जाते हैं। उनको, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। देख लो, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। उल्टा भी देख लो, सॉलिड से सीधे वेपर में जाने को भी सब्लिमेशन कहते हैं, और वेपर से सीधे सॉलिड में आने को कूल करेंगे। देखो कुछ क्या होते हैं, कुछ वो लिक्विड में जाते ही नहीं है, अगर उनको हीट करोगे तो वो सीधे सॉलिड से वेपर में चले जाएंगे, अगर कूल करोगे तो वेपर से सीधे सॉलिड में आ जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, अगर सॉलिड का सब्लिमेशन करोगे सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, और गैस का करोगे तो सब्लिमेशन ऑफ गैस। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। सब्लिमेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा गलत हो गया इसमें। क्या है, रिप्रेजेंटेड एज कैसे लिखा जाता है हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस को, सॉलिड, ठीक है, इस तरह का एरो सीधे कहा जाता है वेपर में, कहा जाता है वेपर में या फिर गैस में। ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो हीट करेंगे तो ये क्या होगा, सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन। ठीक है, इसको भी ये क्या होगा, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, और जब वेपर से सॉलिड में आया तो ये होगा ये सब्लिमेशन ऑफ वेपर, या फिर बहुत सी बुक में लिखा होता है डी सब्लिमेशन। तो कोई बात नहीं, बात वही है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, आप डी सब्लिमेशन बोल सकते हैं, डी सब्लिमेशन। क्या, डी सब्लिमेशन। तो बेसिकली अगर इसके भाषा में बात करें, सॉलिड से सीधे वेपर में जाने को सब्लिमेशन बोलते हैं, वेपर से सीधे सॉलिड में आने को डी सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो सब्लिमेशन होगा वो होगा हीटिंग पे, जब हीट करेंगे, और डी सब्लिमेशन होगा आपका कूलिंग पे, जब वेपर्स को कूल करेंगे। ठीक है, तो वो वेपर से सॉलिड में आने को हम लोग डी सब्लिमेशन बोलते हैं, और ये कब होता है, जब कूलिंग करते हैं, किसकी, वेपर की या गैसेस की कूलिंग करते हैं, तो वो सीधे सॉलिड में आ जाते हैं। और वेपर्स की, सॉरी, सॉलिड की जब हीटिंग करते हैं उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, वो सीधे वेपर्स के गैस में बदल जाता है। समझ में आ रहा होगा, कुछ इसमें झेलने वाला बात नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरह आप लिखिएगा। ठीक है, पक्का। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज सेड टू सब्लाइम। जो सॉलिड जिसका सब्लिमेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सबलाइम। क्या बोलते हैं, सबलाइम। जिसका सब्लिमेशन होता है उसको हम लोग सबलाइम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा, द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग ऑफ वेपर्स ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट। देखो इस सॉलिड को अगर हम लोग, ये सॉलिड को, ठीक है, इस सॉलिड को अगर हमने वेपर में बदला है तो क्या बोले, द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू सबलाइम। तो इसको बोलते हैं सबलाइम। क्या बोलते हैं, सबलाइम। द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग, मान लो ये सॉलिड इन वेपर्स को कूल करने पे मिल रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग सब्लिमेट। मतलब जिस सॉलिड को हीट किया जाता है
वेपर में बदलने के लिए उसको बोलते हैं सबलाइम, और जो सॉलिड हमें वेपर को कूल करने पे मिलता है उसको बोलते हैं सब्लिमेट। ध्यान रखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, ये बात ध्यान रखना, जो मिलता है वेपर्स को कूल करने पे जो सॉलिड मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग, जो मिलता है उसको बोलते हैं सब्लिमेट, और जो वेपर में बदलता है उसको बोलते हैं सबलाइम। बात समझे? जेल तो नहीं रहे? पक्का? धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो क्या है। When solid अमोनियम क्लोराइड, एक सॉलिड सब्सटेंस आता है जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इज हीटेड। जब अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो क्या करता है, सीधे वेपर में बदल जाता है, ठीक है। इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू अमोनियम क्लोराइड वेपर, ये लिक्विड में नहीं जाता है, ठीक है। और जब इसको हम लोग कूल करते हैं, व्हेन हॉट अमोनियम क्लोराइड वेपर इज कूल्ड, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। समझे कि नहीं? तो इस तरह आपका ये एक एग्जांपल हो गया, आप सीधे इसको सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन भी सेम ऐसे ही करता है, कैम्फर मतलब कपूर भी ऐसा ही करता है, ठीक है। ऐसे एक नेफ्थलीन आता है, एंथ्रेसीन आ गया, ये सारे एग्जांपल हैं। कपूर तो आप जानते हो कि आपके घरों में आप देख सकते हो। आयोडीन भी ऐसे ही बिल्कुल बिहेवियर करता है, अमोनियम क्लोराइड भी ऐसे ही बिहेवियर करता है। ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए किसके बेटा, ये हो गए एग्जाम्पल सब्लिमेशन प्रोसेस के। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस बेसिकली इसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है, लिक्विड में नहीं बदलता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, या फिर वेपर डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाती है, इसको भी सब्लिमेशन ऑफ वेपर बोल सकते हैं, या फिर डीसब्लिमेशन बोल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? जो सॉलिड जिन सॉलिड का सब्लिमेशन होता है, बेसिकली जो सॉलिड वेपर में बदलते हैं उनको सबलाइम बोलते हैं, और जो सॉलिड सब्लिमेशन के बाद मिलता है या डीसब्लिमेशन के बाद मिलता है, भाई वेपर्स का डीसब्लिमेशन भी बोलते हैं। बात समझे? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? पक्का? हमें लग रहा है, चलो नहीं हो रहा तो अच्छी बात है। द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग, जो सॉलिड मिलता है कूल करने पे उसको बोलते हैं सब्लिमेट, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए क्या, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, आयोडीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बहुत सारे हैं, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे। चल तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इवोपरेशन। देखो भाई साहब, उसके लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं कि हमने थर्ड लेक्चर में बेसिकली हमने एक टर्म बताया था, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो देखो, बॉइलिंग और वेपराइजेशन सेम थिंग होती है, एकदम सेम चीज होती है। बॉइलिंग और वेपराइजेशन एकदम सेम चीज होती है, ठीक है, कि गैसेस। अब इवोपरेशन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में, जरा समझ लो। इसका डेफिनेशन जानते हैं, बॉइलिंग क्या होता है या वेपराइजेशन क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हो। इवोपरेशन इंपॉर्टेंट है और समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन आपकी कह रही है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर होगा, एट एनी टेम्परेचर। बात समझना, ये खेला हो गया यहीं पे। The process of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. वाह! The process of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. सर हमें मजा ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आया क्या बोल दिया है। ये बोलना चाह रहा है जैसे पानी, हम पानी का ले लेते कि पानी से ही हमारा पानी क्या है सब, पानी। तो पानी हमारे आसपास है, पानी को हम बहुत इमोशनली अटैच हैं पानी से, ठीक है। सर्दियों में और ज़्यादा, सर्दियों में डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। चलो, गर्मियों में अटैच हो जाते हैं पानी। तो इस समय गर्मी है तो अटैच होगा। तो पानी क्या है? अब ये इवोपरेशन क्या है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के पहले जो लिक्विड आपका वेपर, जो लिक्विड की आपकी गैसेस बन रही होंगी, तो उसको बोलते हैं इवोपरेशन प्रोसेस। और समझाएं? चलो, पानी आप छोड़ दो, बेसिकली आप ऐसे समझो कि हर वो टेम्परेचर, भाई देखो
अगर पानी हम ऐसे छोड़ दो तो ऐसे भी वो हर एक चीज, हर एक लिक्विड आपका गैसियस स्टेट में चेंज होता ही रहता है। जो अपने आप चेंज होता है उसको इवोपरेशन बोलते हैं, अपने आप होता है। जैसे आप गर्मियों में छोड़ दो, गर्मियों में क्या कभी भी छोड़ दो, बाहर आप बाल्टी में पानी रखो और 1 महीने बाद देखो कुछ ना कुछ लेवल चेंज होगा उसका, होगा कि नहीं? कहाँ गया पानी? वो बेसिकली वो पानी वेपराइज हो गया। क्या हो गया? वेपराइज हो गया। क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने आप हुआ। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। तो वह ये डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही ना था टेम्परेचर भाई। अगर कमरे का टेम्परेचर है, कमरे का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी है, लेकिन फिर भी वो वेपराइज हो रहा है। बस इतना धीरे होता है कि आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो टाइम दो जरा। और बताएं, मस्त कपड़ा सूखना। कपड़े क्यों सूखने? क्या बॉइलिंग होता है? नहीं, क्या होता है, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ऐसे मतलब आप सर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करो तभी पानी वेपर में बदलेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी वेपर में बदलती हैं चीजें, लेकिन वो स्लो प्रोसेस होता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस बेसिकली अपने आप होता है। ठीक है, होता क्या है इसमें, 1 मिनट। हाँ, इसमें होता क्या है कि क्या टेम्परेचर तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है, लेकिन फिर भी जो लिक्विड है वेपर में बदल रहा है। यही इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। जरा ध्यान से समझना, ये भी बहुत जिस तरह लेटेंट हीट इंपॉर्टेंट है उसी तरह इवेपोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, आगे देखो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन के? टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट करता है? पहला पॉइंट है टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फैक्टर्स कौन कौन से इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, कैसे इवेपोरेशन तेज होता है, धीमे होता है, कैसे बढ़ाएं कैसे घटाएं, जरा देखो। टेम्परेचर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में देर में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। ठीक है, क्यों? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उनको मिलेगी, मॉलिक्यूल्स को, उतनी तेजी से वो वेपराइज होंगे। ठीक है, बस ये अपने आप होता है। अपने आप सराउंडिंग की जो हीट होती है उसको अब्जॉर्ब करता है और उससे हीट एनर्जी लेता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इस तरह वो वेपराइज होता है। तो देखो, दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू वेपर स्टेट। अब ये क्या करते हैं, मस्त है, ये क्या करते क्या है, सराउंडिंग से क्या लेते हैं, टेम्परेचर, जो सराउंडिंग का हीट एनर्जी होता है, जो टेम्परेचर होता है, उससे ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ये सीधे वेपराइज हो जाएंगे। और ये सब अपने आप प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना क्या होता है? जो अपने आप हो। कपड़े सुखाने तुम खाली डाल देते हो ना, अपने आप सूख जाते हैं। अंदर डालते हो तब भी सूखते हैं, धूप में डालो तब भी सूखते हैं, अंदर डालो तब भी सूखते हैं, और उनको ऐसे गुड़मुड़ा के रख दो तब भी सूखते हैं। तीनों में क्या है, बस गुड़मुड़ा रख दो तो और देर में सूखते हैं, क्या पता 1, 2, 3 महीना लग जाए। अंदर डालोगे तो क्या पता 1 हफ्ता लग जाए, बाहर धूप में डालो क्या पता 1 दिन में सूख जाए। ऐसे ना कुछ होता है। तो ये बेसिकली क्या करें हम, इवेपोरेशन प्रोसेस धीमे या तेज कर रहे हैं, या धीमे या तेज हो रहा है, तो समझ जाना प्लीज यार, है ना। तो वही है, देखो यही लिखना, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स टेक प्लेस रैपिडली इन समर देन विंटर। तो कपड़े इसीलिए गर्मी में जल्दी सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर सराउंडिंग का ज्यादा होता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी अब्जॉर्व कर लेता है। बात समझो, हमसे कोई पैसा चुराने आया तो हमसे उतना ही ना चुरा, मान लो तुम आए, हम तुम्हें लगी भूख, थाली है 40 रुपए की, हमारे पास है 30 रुपए, तो तुम 30 रुपए ले पाओगे ना हमसे, इससे ज्यादा तो ले नहीं पाओगे।
अभी वो भी मैक्सिमम ले पाओगे तो उससे तुम्हारा पेट तो भरेगा नहीं, कम भरेगा, या तो एक दो चोरी और करनी पड़ेगी। बात समझे कि नहीं? अगर हमारे पास 1,000 रुपया है तो आराम से तुम्हें 40 रुपये चाहिए, आराम से निकाल सकते हो। खा लिए, बच गए तो रख लिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक बात समझो, नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो बेसिकली टेम्परेचर जितना ज़्यादा सराउंडिंग का होगा, देखो इतना समझो, सराउंडिंग का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। बात समझे? बस खत्म। कपड़ा, सबसे ज़्यादा कपड़े सूखने का देख लो, इसीलिए कपड़ा जल्दी सूखता है गर्मियों में और सर्दियों में कम सूखता है। पक्का? आगे देखो, आगे का जो फैक्टर है वो क्या है? सरफेस एरिया। हाँ हाँ, ये देखो, ये अभी समझ में आया, अभी कपड़े वाला में कपड़े से ही समझ में आएगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। कैसे? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा, उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। कैसे? कपड़ा हम लोग ऐसे ही समेट के डाल दो और फैला के डालो और बाहर डालो, देखो दोनों का सराउंडिंग का टेम्परेचर तो सेम है ना। और ये दो कपड़े हैं हमारे पास, इसको हमने फैला के डाला, ठीक है, इसको हमने फैला के डाला, इसको हमने ऐसे डाल दिया, ठीक, सिकुड़ा हुआ, तो कौन जल्दी सूखता है? बताओ बताओ। सबको पता है सर, जिसको ज़्यादा फैलाते हैं वो जल्दी सूखता है। क्यों? उसका जो सरफेस एरिया है बढ़ गया। इसमें होता क्या है? तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया सनलाइट के या सराउंडिंग के कांटेक्ट में आ रहा है। बात समझे? ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक, और एक एग्जांपल समझो, चाय, गरम चाय होती तो हम लोग किस में डालते हैं? कटोरी में, थाली में। क्यों? जल्दी ठंडी हो जाए, जल्दी ठंडी हो जाए, यही ना करते हैं? क्यों? रेट ऑफ इवेपोरेशन, ज्यादा एरिया आएगा तो ज्यादा एयर के कांटेक्ट में आएगा, है ना, जल्दी ठंडा होगा। समझे कि नहीं? चलो अभी आगे और डिटेल में बात करेंगे। ये सब एप्लीकेशंस हैं, हम आगे बहुत डिटेल में इन पे समझाएंगे, एक एक एप्लीकेशन का बात करेंगे, ठीक है। देख लो, इफ द सेम लिक्विड केप्ट इन ए टेस्ट ट्यूब एंड इन ए चाइना डिश, देन द लिक्विड केप्ट इन द चाइना डिश विल इवेपोरेट मोर रैपिडली। चाइना डिश मतलब कटोरी, जो चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं होते हैं, तो वो जल्दी इवेपोरेट करेगा जो चाइना डिश में है, वो धीरे इवेपोरेट करेगा जो ग्लास में या टेस्ट ट्यूब में है, बिकॉज मोर ऑफ इट सरफेस एरिया इज एक्सपोज टू एयर। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया एयर में एक्सपोज है। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे और एप्लीकेशंस देखेंगे, आप परेशान मत होना, ठीक है। अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं आप आराम से पढ़ो, जो समझा रहे हैं वो समझने का कोशिश करो। ये मत सोचता ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। जब लेक्चर खत्म होगा, जब ये चैप्टर खत्म होगा, एक एक चीज खत्म होगी। थोड़ा हमारा जो सीक्वेंस है थोड़ा मे भी आपकी बुक से रिलेटेड चेंज हो सकता है, टेंशन मत लो। हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ो, समझ में आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। आराम से, झेलना नहीं है, बस जो समझा रहे हैं वो समझते जाओ। ये ना कहना कि ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, सब पढ़ाएंगे, ठीक है, इतना टेंशन मत लो। एक टर्म आता है अब, अगला जो फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में। ह्यूमिडिटी मतलब समझे? तो थर्ड जो फैक्टर है वो ह्यूमिडिटी है। कौन सा है? ह्यूमिडिटी। जो थर्ड फैक्टर है वो ह्यूमिडिटी है। फोर्थ फैक्टर है विंड स्पीड है। और तो देखो, ये आपका पहला फैक्टर था टेम्परेचर, ठीक है। सरफेस एरिया आपका दूसरा फैक्टर था। बात समझे? तो देखो ह्यूमिडिटी, बात समझो, ये क्या कहना चाह रहा है? ह्यूमिडिटी कहना चाह रहा है ये कैसे? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो ह्यूमिडिटी होता क्या है? कितना अमाउंट वाटर वेपर का कहाँ है? एयर में है। मॉइस्चर ना, मॉइस्चर क्या होता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो वही ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। Air around us cannot hold more than a definite quantity of water vapor at a given temperature। मस्त पॉइंट है भाई साहब, बहुत सही पॉइंट है। देखो, air around us cannot hold more than a definite quantity of water vapor at a given temperature। ये क्या कहना चाह रहा है भाई? देखो, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उस 30 डिग्री सेल्सियस में एक डेफिनिट अमाउंट होगा वाटर वेपर का जो वो होल्ड कर पाएगा, उसके बाद होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बात समझे? तो अगर
तो वही अगला बात समझो, बोल रहा है इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी लार्ज, मतलब अगर वाटर का अमाउंट एटमॉस्फेयर में पहले से ही ज्यादा है, मतलब मॉइस्चराइजर पहले से ही ज्यादा है, मॉइस्चराइजर बता रहे हैं, मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर अगर पहले ही से बहुत ज्यादा, एयर हमारी ह्यूमिड है और मॉइस्ट है, मतलब ह्यूमिडिटी इज मोर, द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेस, तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम हो जाएगा। अरे यार ऐसे समझो, हम बता रहे हैं तुम्हें, हम 8 रोटी खा पाते हैं, बहुत ज्यादा हो गई, 8 नहीं, 5 ले लेते हैं, 5 रोटी में हमारा पेट भर जाता है, चलो बहुत ज्यादा भर जाता है 6 रोटी, 6 के बाद हम एक और भी नहीं खा पाते हैं, एक बाइट भी हम नहीं खा पाते, 6 रोटी हम खाते हैं, पेट भर जाता है मेरा, ठीक है। अब बात समझो, अगर हमारे पास, तो मतलब 6 रोटी हम अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने का मतलब रख नहीं सकते, खा सकते हैं, बात समझे। अब क्या हुआ, हमने 2 रोटी खा ली, तो 2 ही रोटी खाई, अभी भी हम 4 रोटी खा सकते हैं आराम से, ठीक है, 4 रोटी मैक्सिमम खा सकते हैं। मगर हम बगल वाली आंटी क्या गए कि लल्ला खा लो, लल्ला खा लो, हमने ना आंटी नहीं, ज़्यादा नहीं खाएंगे, 4 ही खा पाएंगे, क्योंकि 4 ही हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनने 2 ही बनाई थी, तुमने 2 खा ली। बगल वाली आंटी क्या गए, ठीक है, उनने कहा लल्ला खा लो, हम नहीं आंटी 2 ही रोटी खा पाएंगे, बस हमारी जगह है नहीं पेट में, ठीक है, तो 2 वहाँ खा ली। अब उसके बाद गए हम, आंटी लल्ला एक और रोटी खा लो, अब ये ना कि सब्जी का जाते ही रहते हैं क्या, एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, नहीं आंटी हम बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, हमारा पेट एकदम भरा है, हम एकदम, कारण क्या है, जितनी भी तुम्हारी खाने की कैपेसिटी थी वो फुल है, तो खाने का रेट कम हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो वही है, वही बता रहा, अगर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन प्रोसेस धीमे हो जाएगा, क्यों, ऑलरेडी उसमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी है, ठीक है, तो वो कैसे और वाटर खींचेगा। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा सराउंडिंग में, उतना इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो इवेपोरेशन कम, तो वही लिख रहा है, thus the rate of evaporation increases with decrease in humidity in the atmosphere, मतलब जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना इवेपोरेशन कम होगा, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। कपड़े का सूखने का एग्जांपल ले लेते हैं, जब बरसात में कपड़े सुखाते हैं तो जल्दी नहीं सूखते हैं, क्यों, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है, कुछ कहने को नहीं, समझे कि नहीं, इसीलिए रेट कम होता भाई, ऑलरेडी उसके सराउंडिंग में या एयर में वाटर वेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो होता है इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत धीमा हो जाता है। कभी कभी तो ज़्यादा बरसात होती, सूखता ही नहीं, हफ्ता 1.5 हफ्ता हो जाता, पंखा चलाते हैं, ठीक है, फैलाते हैं, सारा काम करते हैं, सारा जब तपस्या कर लेते हैं तब कहीं कपड़ा सूखता है जाके, समझे कि नहीं। कूलर इसीलिए ठंडा नहीं करता है, चलो ये सब बाद में बातें करेंगे, अभी खाली आप समझ लो माहौल, आगे बहुत डिस्कशन करेंगे इसी बात पे। देखो लेटेंट हीट और इवेपोरेशन, हमारे आसपास सराउंडिंग में यही प्रोसेस होते हैं, बहुत यूज होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले ये समझ लो, विंड स्पीड, विंड का स्पीड कैसे अफेक्ट करता है हमारे इवेपोरेशन प्रोसेस को, हवा की रफ्तार, विंड स्पीड मतलब, देखो समझो, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड, जितनी तेज हवा चल रही होगी उतना तेज इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, जितना तेज हवा चल रहा होगा उतना तेज इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, समझ में आ रहा कि नहीं, क्यों होगा, चलो आगे देखते हैं। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड, जितना ज्यादा हवा चल रही है, क्यों, अगर विंड का स्पीड तेज हुआ द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद विंड रिजल्टिंग डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एटमॉस्फेयर। कैसे, हवा बहुत तेज चल रही है, सड़ासड़ चल रही है, तो जो भी पार्टिकल के, जो भी वाटर वेपर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में होगा
वो बहुत दूर चला जाएगा, भाग जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाएगी तो भागेगा, ठीक है, दूर चला जाएगा। तो इस जगह तो जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई तो इवोपरेशन का रेट बढ़ जाएगा। पंखे में कपड़े सूखते हैं ना, जब ह्यूमिडिटी होती है तो पंखा ही ना चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, चलाते हैं, ठीक है, देखना जब सुखाए मम्मी कपड़े, ठीक है, कपड़े जब कपड़े सूखते पंखे में सूखते, क्यों? उस जगह की ह्यूमिडिटी कम कर देते हैं, ह्यूमिडिटी जैसे ही कम होगी इवोपरेशन बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं समझे? तो वही है, क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। तो विंडी डे मतलब जब हवा तेज चलती है तब हमारे जो कपड़े हैं जल्दी सूखते हैं। इनसे रिलेटेड और भी होते हैं कि क्या पसीना क्यों ठंड, जब पंखा चलता है तो हमें गर्मी कम क्यों लगती है, पसीना क्यों सूख जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब डिस्कस करेंगे आगे। तो आई थिंक आज तुम्हें मस्त, आज का लेक्चर में इवोपरेशन क्लियर हो गया होगा। एक चीज और बता दें, इवोपरेशन, अब देखो इवोपरेशन अपने आप प्रोसेस होता है। जान मान लो ये हमारा विंड है, क्या ये विंड है, और ये हमारा कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा सूखेगा तो कहाँ से एनर्जी लेगा? विंड से। विंड मतलब एटमॉस्फेयर है ये, ठीक है, विंड नहीं है, गलत बोल दिया, माफी। ये एटमॉस्फेयर है और ये हमारा कपड़ा है, सूख रहा है तो कैसे सूखेगा? बेसिकली सराउंडिंग की जो हीट एनर्जी वो लेगा, तो ये सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले रहा, और अगर सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले रहा तो कपड़े की तो एनर्जी बढ़ रही है लेकिन सराउंडिंग की कम हो रही है। तो बेसिकली ये सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, जो एनर्जी लेता है, अब्जॉर्व करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो एनर्जी देता है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बाद में कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी समझ लो एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जो सराउंडिंग को एनर्जी देते हैं, ठीक है। और कभी और डिटेल में बात करेंगे, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आपको बहुत अच्छे से लेटेंट हीट समझना है, बहुत अच्छे से इवोपरेशन समझना है, आगे फिर इस पे बात करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। जो समझ में ना आए आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नहीं तो हम जवाब दे ही देंगे, आप कमेंट करके जो भी दिक्कतें हैं आप पूछ सकते हो, जो भी फीडबैक देना आप दे सकते हो, बस पढ़ाई करते रहो बिना टेंशन के, ओके। थैंक यू क्लास।